हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए 8 जून 2024 का करंट अफेयर्स का एमसीक्यूज़ का क्लास लेकर आए हैं, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। आपके सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी वीडियो है ये। यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएससी, अदर एग्ज़ाम्स किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर्स किसी भी परीक्षा का बहुत ही उपयोगी पोर्शन होता है, जिसके लिए हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ता है और हमेशा रोज़ रोज़ नए करंट अफेयर्स को हमको देखते रहना पड़ता होगा। उसी श्रृंखला में यह वीडियो है जो कि बहुत उपयोगी होगी। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब किसने जीता है? Who has recently won the title of Scripps National B स्पेलिंग बी? ऑप्शंस हैं संजना गणेशन, बृहद सोमा, हैदर नाइट एंड सोफी एक्लेस्टोन। तो दोस्तों, अभी हाल ही में बृहद सोमा ने ये टाइटल जीता है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का। फ्लोरिडा के 12 वर्षीय भारतीय अमेरिकी 7वीं कक्षा के छात्र बृहद सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2024 का खिताब अपने नाम किया। इस साल की प्रतियोगिता टाई ब्रेकर तक चली, जिसमें बृहद ने 90 सेकंड में 29 शब्दों की सही वर्तनी बताई और फैज़ान ज़की को हराया, जिन्होंने लाइटनिंग राउंड में 20 शब्दों की सही वर्तनी बताई। बृहद स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में $50,000 से अधिक का नकद और अन्य पुरस्कार जीते। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता है। इसका स्थान है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए एंड इसके आयोजक जो हैं वो EW स्क्रिप्स कंपनी है। स्पेलिंग बी के बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। स्पेलिंग बी शब्दों की एक प्रतियोगिता होती है, जहां प्रतियोगी आमतौर पर बच्चों से अंग्रेजी शब्दों की वर्तनी पूछी जाती है। प्रथम आधिकारिक स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 1925 में हुई थी, जिसका विजेता एंड्रयू स्मिथ थे। 2022 में भारतीय मूल की लड़की हरिणी लोगन ने 3 जून 2022 को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी की प्रतियोगिता जीती थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the first woman president of Mexico? ऑप्शन ए जोचिटल गैल्वेज, ऑप्शन बी जॉर्ज अल्वारेज मैनेज, ऑप्शन सी क्लाडिया शिएनबाम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में क्लाडिया शिएनबाम को मैक्सिको की वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। ये है क्लाडिया शिएनबाम, जिन्हें आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। इन्हें ही हाल ही में मैक्सिको की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर 61 वर्षीय क्लाउडिया शिएनबाम ने 2 जून 2024 को हुए चुनाव में लगभग 60% मत के साथ जीता। मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। यह इम्पॉर्टेंट है। यह मैक्सिको की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट हैं और वह मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति हैं जो यहूदी हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति पद की दौड़ में 3 उम्मीदवार थे। मोरेना पार्टी की क्लाउडिया शिएनबाम, विपक्षी पार्टी की उम्मीदवार जोचिटल गैल्वेज और तीसरे उम्मीदवार एक पुरुष थे, जॉर्ज अल्वारेज मैनेज। क्लाउडिया शिएनबाम 1 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगी। मैक्सिको के राष्ट्रपति और क्लाउडिया शिएनबाम के राजनीतिक गुरु एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने क्लाउडिया को उनकी जीत पर बधाई दी। मैक्सिको का आधिकारिक नाम यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसे सांस्कृतिक रूप से लैटिन अमेरिका का हिस्सा माना जाता है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है।
मैक्सिको विश्व का सबसे बड़ा स्पेनिश मूल देश है। मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। मैक्सिको के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? When was the World Milk Day celebrated recently? ऑप्शंस हैं 30 मई, 1 जून, 31 मई, 2 जून। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जून। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। विश्व दुग्ध दिवस 2001 से प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है। 10 लाख करोड़ रुपए के डेयरी सेक्टर के साथ भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24.64% दूध उत्पादन कर विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत के बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका, चीन और ब्राज़ील आते हैं। मतलब दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर ऐसे देश आते हैं। भारत में प्रतिदिन लगभग 64 करोड़ लीटर दूध से भी ज़्यादा खपत होती है। गाय और भैंस के साथ साथ, जैसे गाय और भैंस जो है दूध देने वाले पशु हैं, इन्हीं के साथ बकरी और ऊँटनी भी औषधि युक्त दूध दिए जाने के लिए औषधि युक्त दूध के लिए जाने जाते हैं, जो कि अनेक बीमारियों के लिए उपयोगी हैं। देश में दूध की उपलब्धता लगभग 459 ग्राम प्रति व्यक्ति है, यानी 459 ग्राम प्रति व्यक्ति है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान NDRI करनाल, हरियाणा में स्थित है और इसके कुलपति हैं डॉक्टर धीर सिंह। इसी के साथ राष्ट्रीय ऊँट संस्थान बीकानेर, राजस्थान में है। इसके निदेशक डॉक्टर अर्ता बंधु साहू हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश में है एवं इसके निदेशक जो हैं वो डॉक्टर मनीष कुमार हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में किसने रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है? Who has recently taken over the commandant of Defense Management College? ऑप्शंस हैं सुबोध कुमार, आशा लकड़ा, हर्ष छिब्बर और राधा कृष्ण। तो दोस्तों अभी हाल ही में हर्ष छिब्बर जी को रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट पद के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। मेजर जनरल हर्ष छिब्बर ने 31 मई 2024 को रियर एडमिरल संजय दत्त से कमांडेंट कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद का पदभार संभाला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र मेजर जनरल हर्ष छिब्बर को दिसंबर 1988 में सेना सेवा कोर में नियुक्त किया गया था। अन्य नियुक्तियों को जरा सा निगाह देख लिया जाता है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पी संतोष को NARCL का MD NCEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। मेघालय के इदा शिशा नोगरांग को राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP सचिव नियुक्त किया गया है। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विजया भारती सयानी को NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है? Which state has recently included artificial intelligence in school curriculum? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है। सो इसका उत्तर है ऑप्शन डी,
केरला ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए स्कूली करिकुलम में एआई को शामिल करने का फैसला किया है। केरला के टेक्स्ट बुक में एआई को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यह इम्पॉर्टेंट है कि केरल राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में सबसे पहले भारत में एआई को शामिल किया है। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस पहल से पूरे केरल में 4 लाख से ज़्यादा छात्र लाभान्वित होंगे, जिन्हें अब आगामी एकेडमिक ईयर में एआई के सेक्टर में जाने का अवसर मिलेगा। केरला से संबंधित तथ्यों पर एक निगाह डाल लेते हैं। केरल सरकार ने नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल ने पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसाइट लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल के शोधकर्ता ने 1 मिनट में फ़ोन चार्ज कर सकने वाली तकनीक खोजी है? रिसेंटली विच इंडियन ओरिजिन रिसर्चर हैज़ इन्वेस्टेड द टेक्नोलॉजी दैट कैन चार्ज द फ़ोन इन 1 मिनट? ऑप्शंस हैं आपके, अनिल पाठक, ऑप्शन बी अंकुर गुप्ता, ऑप्शन सी सुबोध कुमार एंड ऑप्शन डी राजेश कुमार। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अंकुर गुप्ता। दोस्तों, ये है अंकुर गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में अभी एक नया टेक्नोलॉजी बनाया जिससे जल्दी से जल्दी आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, गाड़ियों की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। अमेरिका की कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी में केमिकल बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर अंकुर गुप्ता और उनकी रिसर्चर टीम ने इस टेक्नोलॉजी की खोज की है, जिसे प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जनरल में पब्लिश किया गया है। अंकुर गुप्ता भारतीय मूल के रिसर्चर हैं, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी की खोज की है। इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में को तेज़ी से चार्ज करने में क्रांति आ सकती है। इससे एक इलेक्ट्रिक कार महज 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। इससे स्मार्टफोन और लैपटॉप मात्र 1 मिनट में चार्ज हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर टोबैको कंट्रोल? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पीवी सिंधु जी को टोबैको कंट्रोल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पीवी सिंधु। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 के अवसर पर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। इस वर्ष की थीम थी बच्चों को तंबाकू उपयोग के हस्तक्षेप से बचाना। इस कार्यक्रम में चिकित्सा संस्थानों में तंबाकू समाप्ति केंद्र स्थापित करने के लिए परिचालन दिशा निर्देशों का अनावरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य मेडिकल छात्रों को तंबाकू समाप्ति के बारे में शिक्षित और संवेदनशील बनाना है। 31 मई को दुनिया भर में हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी हैं। शाहरुख खान मुथुट पंचानन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए ब्रायन कार्स को 3 महीने के लिए सभी क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह किस देश से हैं? रिसेंटली ब्रायडन कार्स हैज़ बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट फॉर 3 months for betting violations. He is from which country?
ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड आयरलैंड। तो ब्रायडन कार्स जो हैं वो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये है ब्रायडन कार्स, जिन्हें अभी हाल ही में 3 महीने के लिए बैटिंग करने के लिए क्रिकेट से, सभी तरह के क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स पर सट्टेबाजी के उल्लंघन के लिए 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे ब्रायडन कार्से ने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू जुलाई 2021 में किया था। उस समय से वह 14 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया है। इंग्लैंड के केंद्रीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले ब्रायडन कार्स ने 2017 और 2019 के बीच विभिन्न क्रिकेट मैचों पर 303 दाव लगाने के आरोपों को स्वीकार किया। अब वह 28 अगस्त 2024 के बाद ही खेलने के लिए पात्र होंगे। इसी वजह से इंग्लैंड की वेस्टइंडीज़ के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज़ में वह हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सट्टेबाजी का आरोप लगते ही उनके कैरियर पर बड़ा दाग लग गया है। तो अगला प्रश्न है, बर्नार्डिन बेज़ुइडेनहॉट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह किन 2 देशों के लिए खेली हैं? बर्नार्डिन बेज़ुइडेनहॉट announced her retirement from the international cricket. For which 2 countries has she played cricket? तो ऑप्शंस हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। तो बर्नार्डिन बेज़ुइडेनहॉट दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। न्यूजीलैंड की क्रिकेटर बर्नार्डिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 30 वर्षीय खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 वनडे और 7 T20 मैच खेले। उसके बाद वह न्यूजीलैंड चली गईं। बेज़ुइडेनहॉट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कीवी टीम के लिए 16 वनडे और 22 T20 मैच खेले। बेज़ुइडेनहॉट ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 2024 में प्रोटियास के लिए खेला था। 2015 में वह क्राइस्टचर्च चली गईं और अगस्त 2017 में 2 साल के आवासीय स्टैंड डाउन के बाद 2018 में उन्हें न्यूजीलैंड की टीम में चुना गया। आइए अब देख लेते हैं हाल ही में कुछ सेवानिवृत्त हुए खिलाड़ियों। जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। सौरव घोषाल भारत के हैं, पेशेवर स्क्वैश हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। कोलिंस ओबुया केन्या, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया है। नील वैगनर न्यूजीलैंड, ये इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। यह न्यूजीलैंड के हैं। अगला प्रश्न है, 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आवास कार्यालय NSO के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? According to the National Statistical NSO released on 31st May 2024, what was the growth rate of Indian economy in 2023-24? Option A 7.2%, option B 8.2%, option C 8% and option D 8.6%. So ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये 8.2 नहीं, ये 8% दिया हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के अंतिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP में 8.2% की वृद्धि हुई। 2022-23 में यह वृद्धि 7% की थी। 1960-61 के बाद से यह 9वीं बार है जब भारत GDP एक वित्तीय वर्ष में 8% या उससे ऊपर गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 7.6% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। 2023-24 में 8.2% की अप्रत्याशित रूप से उच्च वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के कारण थी। वित्त वर्ष 2023-24 में तिमाही वृद्धि दर
क्वार्टर 1 अप्रैल से जून में 8.2% की वृद्धि थी। क्वार्टर 2 में जुलाई से नवंबर 8.1% की वृद्धि थी। क्वार्टर 3 अक्टूबर दिसंबर 2023 8.6% की थी और क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च 7.8% की वृद्धि थी। एनएसओ के बारे में ज़रा सा छोटा सा एक विश्लेषण देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जिसको कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा 23 मई 2019 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाने के लिए राष्ट्रीय मानक सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के साथ विलय कर एक व्यापक निकाय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का गठन किया गया। मतलब कि एनएसओ का गठन जो है वो एनएसएसओ और सीएसओ को मिला करके बनाया गया है। एनएसओ की परिकल्पना सर्वप्रथम रंगराजन आयोग द्वारा सांख्यिकीय मानकों को लागू एवं अनुरक्षित करने तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी द्वारा निर्धारित केंद्रीय एवं राज्य अभिकरणों की सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय हेतु की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। महानिदेशक इसकी जो है श्रीमती संध्या कृष्णमूर्ति जी हैं, यह आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए एमसीक्यूज़ और उनके एक्सप्लेनेशंस के साथ। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है, हमारे द्वारा की गई मेहनत से आप लाभान्वित होते हैं, आपको फ़ायदा होता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो दोस्तों कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक करने से, आपके द्वारा शेयर करने से, आपके द्वारा सब्सक्राइब करने से हमारा मोरल बूस्टअप होता है और हम और मेहनत करके आपके लिए कुछ और अच्छे एमसीक्यूज़ और प्रश्न करंट अफेयर्स के लेकर आते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।